जय हिंद स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक चालू करने वाले हैं, जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, मैंने टॉपिक का हेडिंग लिख रखा है। टॉपिक है हमारा एल्डोल कंडेंसेशन। इसमें हम ये एक्चुअली रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन का पार्ट है। हम जो अभी तक लेसन कंप्लीट करते आए हैं उसमें ये एक नेक्स्ट पार्ट है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका मैकेनिज्म भी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। मैकेनिज्म के साथ साथ इसके क्वेश्चंस जो है डायरेक्ट भी आते हैं, 1 मार्क से लेके तो 3 मार्क तक का पोर्शन इस पे पूछा जाता है, अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चंस में। एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों इस रिएक्शन को देंगे। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों भी इस रिएक्शन को शो करते हैं, बट ऐसे एल्डिहाइड और ऐसे कीटोन, वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों भी एल्डोल कंडेंसेशन देंगे, बट ऐसे एल्डिहाइड और ऐसे कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम हो। जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, मैंने कुछ चीजों को लिख रखा है। Aldehydes and ketones containing alpha hydrogen atoms. Aldehydes and ketones containing alpha hydrogen atoms when reacts with strong base, या फिर हम इसके लिए लिख सकते हैं when treated with strong base. Strong bases कौन कौन से होंगे? इनऑर्गेनिक बेसिस की हम बात कर रहे हैं, NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH, ठीक है। एक है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या फिर हम और भी है हमारे पास, ये लिस्ट तो काफी बड़ी हो सकती है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, BaOH/2। तो देयर आर वेरियस बेसिस, हम इनमें से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बेसिकली बेस बोलने के बाद हमें OH- का ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, क्या होगा? तो अल्डिहाइड्स और कीटोन्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है, अल्फा हाइड्रोजन एटम क्या होते हैं ये आई होप आप सभी को याद है। ठीक है, इसके पहले ही अल्कोहल, फिनॉल और ईथर वाले लेसन में हमने इसे काफी बार पढ़ा था। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन एटम्स क्या होते हैं, तब भी मैं याद दिला दूं कि अल्फा हाइड्रोजन एटम्स आर अटैच्ड on अल्फा कार्बन एटम्स। ठीक है, अब ये परेशानी हो सकती है कि अल्फा कार्बन एटम्स क्या है, तो वापस मैं लिख दूं, अल्फा कार्बन एटम्स आर एडजेसेंट टू फंक्शनल ग्रुप्स। कार्बन एटम्स दैट आर adjacent to functional group are called as alpha carbon atoms। और उस अल्फा कार्बन एटम्स पे जितने भी हाइड्रोजन अटैच होंगे हम उन्हें कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन एटम। ऐसे एल्डिहाइड या फिर कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, उसे अगर हम किसी बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक कंपाउंड बनेगा जिसके अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप होंगे, एल्डिहाइड भी होगा और क्या होगा, एल्कोहल। आप देख सकते हैं कि हमने यहां से लिया है OL और एल्डिहाइड का ALD, और इसके कॉम्बिनेशन में हमने बना लिया है एल्डोल। अगर कीटोन होगा तो हम उसको कीटोल कहेंगे, बट फेमस एल्डोल ही है। ठीक है, एल्डोल ये मॉलिक्यूल मिलेगा। अगर इस एल्डोल को हम हीट करते हैं तो वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, और पूरे 12th स्टैंडर्ड में मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि एलिमिनेशन का रूल क्या होता है, अल्फा बीटा। अल्फा से क्या रिमूव होगा, फंक्शनल ग्रुप, और बीटा से क्या रिमूव होगा, हाइड्रोजन। ठीक है, ये एलिमिनेशन का रूल ही है हमारे पास में, अल्फा बीटा एलिमिनेशन का। अल्फा से रिमूव होगा फंक्शनल ग्रुप और बीटा से रिमूव होगा हाइड्रोजन। जब ये रिमूव होगा तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा, क्या फॉर्म होगा, एक अल्कीन फॉर्म होगा, अनसैचुरेटेड। हम अल्डिहाइड और क्या प्रिपेयर करेंगे, कीटोन। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तहत इसको समझने की कोशिश करते हैं।
ठीक, मैं एक एग्जाम्पल ऐसा बताना चाहता हूं पहले आपको अल्फा हाइड्रोजन का। पहले हम एक एग्जाम्पल ऐसा कर लेंगे कि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं, पहले उसके बारे में हम थोड़ा सर्च करते हैं। ये खास तौर पे एल्डिहाइड में आपको कंफ्यूज करेगा। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा है यहाँ पे HCHO। इस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। इसके बाद दूसरा मॉलिक्यूल है हमारे पास CH3CHO। आई होप हमें इसका कॉमन नेम या प्रीफर्ड IUPAC नेम मालूम है, और इसका प्रीफर्ड IUPAC नेम है एसेटल्डिहाइड। तीसरा एक और कंपाउंड है हमारे पास, मैं ले लेता हूं यहाँ पे CCl, मतलब कि कंपाउंड हुआ CCl3CHO। इस कंपाउंड को कहा जाता है क्लोरल। एक सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा, इन तीनों में से किन किन कंपाउंड्स के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है? तो बड़ा सिंपल है, अल्फा हाइड्रोजन एटम के लिए हमें क्या ढूंढना पड़ेगा? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन कहां होता है? एडजेसेंट टू फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के पड़ोस वाला कार्बन, फंक्शनल ग्रुप से जो बिल्कुल एडजेसेंट वाला कार्बन एटम है, उसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं। और उस अल्फा कार्बन पे क्या प्रेजेंट, अगर हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे तो उसे हम कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहां पे हम देख रहे हैं कि ये है हमारा फंक्शनल ग्रुप। इस फंक्शनल ग्रुप के बाजू में हाइड्रोजन एटम है हमारे पास, ठीक है, दिखाई दे रहा है। हाइड्रोजन है बट कार्बन नहीं, हाइड्रोजन है बट कार्बन नहीं है। इसका मतलब अगर हाइड्रोजन अटैच है तो क्या वो अल्फा हाइड्रोजन होगा? बिल्कुल नहीं, ठीक है। आपको पहले अल्फा कार्बन ढूंढना है, उसके बाद ही हम क्या ढूंढेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। तो हम ये कहेंगे कि फॉर्मल्डिहाइड के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। काउंट कितना हो गया फिर? 0। कितना हो गया? 0। नेक्स्ट है हमारे पास एसेटल्डिहाइड। यहां पे हम देख रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के बाजू में हमारे पास में एक कार्बन है, जिसको हम क्या कहेंगे? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन एटम हमारे पास अटैच्ड। कितने हैं? 3। मतलब कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट भी है और उनका काउंट कितना है? 3। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट एग्जांपल फंक्शनल ग्रुप, उसके बाजू में एक एडजेसेंट कार्बन एटम, अल्फा कार्बन एटम हुआ। बट अल्फा कार्बन एटम पे हाइड्रोजन्स की अगर हम बात करें तो यहां पे हाइड्रोजन अटैच नहीं है। मतलब अल्फा कार्बन तो प्रेजेंट है बट अल्फा हाइड्रोजन क्या हो चुका है? 0। समझ में आ रही है बातें? ठीक, तो ये एक एग्जांपल हमने ले लिया कि जिससे हमको ये क्लैरिटी मिल गई कि अल्फा हाइड्रोजन कैसे ढूंढे जाते हैं। ये खास तौर पे हमें ध्यान रखना है एल्डिहाइड के केस में। चलिए बढ़ते हैं हमारे रेगुलर एग्जांपल की तरफ। हमें लेना है एल्डिहाइड। क्या लेना है? एल्डिहाइड या फिर कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन को हम एक बेस के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे? एल्डोल। ठीक है, किस तरह से रिएक्शन होती है चलिए समझते। फॉर एग्जांपल हमने लिया है फॉर्मल्डिहाइड, नहीं ले सकते, एसेटल्डिहाइड CH3CHO। ठीक है, इसके मैंने लिए हैं 2 मोल्स। कितने मोल्स लिए हैं? 2 मोल्स। याद रहे कि जो भी एल्डिहाइड या कीटोन आप ले रहे हैं वो दोनों सेम होने चाहिए। हमने लिए हैं एसेटल्डिहाइड के 2 मोल। इसे हम रिएक्ट करेंगे किसी बेस के साथ। अब देखिए, आप चाहे तो NaOH, KOH, BOH/2 जो भी आपको लेना है वो कंप्लीट आप पूरा लिख सकते हैं, या शॉर्ट में आपने लिख दिया यहाँ पे OH-। बेसिकली बेस में यही होता है कि हम कहते हैं कि OH- का अगर या OH का प्रेजेंस अगर है तो हम उसे क्या कहते हैं? बेस, OH-। और ये हमारा पहला रिएजेंट होगा। दूसरा जो रिएजेंट होता है हमारे पास वो होता है, रिएजेंट नहीं, दूसरा जो हमें काम करना है वो होगा हमारा हीट। अगर एल्डिहाइड को किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अगर हम रिएक्ट करते हैं और उसे हीट करते हैं तो हमें यहाँ पे एक कंपाउंड मिलेगा। फाइनल कंपाउंड मैं बना रहा हूं जो कि है हमारा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन। जब हम मैकेनिज्म में जाएंगे तो मैं आपको एल्डोल और अनसैचुरेटेड दोनों प्रिपेयर करके बता दूंगा। ठीक,
तो यहाँ पे फाइनल कंपाउंड बन जाएगा आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। ठीक है, ये हमारा फाइनल कंपाउंड होगा जो कि हमने क्या बनाया है, अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड और कीटोन। कंपाउंड का नाम डिसाइड करना है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। नंबर 1 का कार्बन 2 3 4 4 कार्बनों के लिए लिखते हैं हम ब्यूट। डबल बॉन्ड आ चुका है सेकंड कार्बन के पास, क्या लिखेंगे 2 इन और ये 1 पे अल, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया ब्यूट 2 इनल। इसका मतलब ये हुआ कि जब जब हम एसिटल्डिहाइड के 2 मोल्स लेते हैं और उसे किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करते हैं और हीट करते हैं तो हमें कंपाउंड क्या मिलने वाला है, ब्यूट 2 इन अल। समझ में आ गई बात। सेम रिएक्शन कीटोन के साथ भी होगा। अब जहां तक मुझे ऐसा लगता है इसे और डिटेल में समझने के लिए हमें इसके मैकेनिज्म को भी समझना होगा। ठीक है, मैकेनिज्म क्या है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि मैकेनिज्म इसका कैसे होता है। आई होप आपने ये सब कुछ लिख लिया है। ठीक है, नहीं लिखा है तो वीडियो को पॉज करके आप ये सब कुछ लिख लेंगे। ओके, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं मैकेनिज्म, और इसे ही हम कहते हैं स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। कि हमने तो लिया था भैया एसिटल्डिहाइड, ब्यूट 2 इनल कैसे बन गया, ये कैसे प्रिपेयर हुआ, इसको समझने के लिए मैकेनिज्म होना चाहिए हमारे बैक ऑफ द माइंड। देखिए मैकेनिज्म पे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं आते कि इसका मैकेनिज्म लिखिए, बट अगर हमें मैकेनिज्म पता हो तो हम कई सारे अनगिनत एग्जाम्पल, इसका जो निचोड़ है वो हमें समझ में आएगा और इसके बेसिस पे हम कई सारे एग्जाम्पल्स कर पाएंगे। बड़ा इजी मैकेनिज्म है, सिर्फ स्टेप्स की तरफ आपको ध्यान देना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टेप नंबर 1। ठीक है, मैं ये स्टेप नंबर 1 का हेडिंग नहीं लिख रहा हूँ अभी, आपको बताना है कि स्टेप नंबर 1 का हेडिंग प्रोबेबली क्या होना चाहिए। ठीक है, देखिए हमने 2 मॉलिक्यूल लिए थे एसिटल्डिहाइड के, मैं यहाँ पे पहला वाला मॉलिक्यूल यूज कर रहा हूँ एसिटल्डिहाइड का, और वो है हमारे पास CH3CHO। इसे हम रिएक्ट कर रहे थे किसके साथ, तो एक बेस के साथ, OH माइनस के साथ। अब देखिए हम हर कोई जानता है कि जो ये फॉर्माइल ग्रुप है, एल्डिहाइडिक जो ग्रुप होता है फंक्शनल ग्रुप, वो इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बाजू वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन अटैच होता है जिसे हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, वो क्या हो जाएगा फिर, एसिडिक। एसिडिक, ये जो हाइड्रोजन है ये अल्फा हाइड्रोजन है जो कि क्या हो चुका है, एसिडिक। और ये क्या है हमारे पास में, एक बेसिक रेडिकल, मतलब कि ये जो बेस है वो यहां से इस हाइड्रोजन को साथ ले जाएगा और क्या बना लेगा, वाटर। बराबर, ठीक है। तो ये H माइनस सॉरी H बोल रहा हूं, ये H प्लस यहां से बाहर हो गया, प्रोटॉन यहां से बाहर हो गया। तो अब देखिए हमारे पास में 3 हाइड्रोजन में से अब कितने बच जाएंगे, 2 CH2। अब ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज लेके गया, मतलब ये इलेक्ट्रॉन अपना इस कार्बन को छोड़ गया। बात समझ में आ रही है, मतलब यहां इस कार्बन पे चार्ज क्या आने वाला है, नेगेटिव CH2, और ये बन गया है हमारे पास CHO। एक्चुअली हमने कार्बन पे निगेटिव चार्ज ला लिया और निगेटिवली चार्ज्ड कार्बन को हम कहते हैं कार्ब अनायन। क्या कहते हैं, कार्ब अनायन। तो स्टेप नंबर 1 क्या होना चाहिए, स्टेप नंबर 1 हेडिंग क्या होना चाहिए स्टेप नंबर 1 का, तो हम कहेंगे स्टेप नंबर 1 का हेडिंग होना चाहिए एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन। अच्छा, प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन हुआ तो क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन टू फॉर्म कार्बन आयन, टू फॉर्म कार्ब अनायन। समझ में आ रही बात है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ठीक है, अब है हमारे पास स्टेप नंबर 2। इसके स्टेप्स को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसका भी मैं हेडिंग नहीं लिख रहा हूं, हेडिंग को हम बाद में समझ लेंगे कि इसका हेडिंग क्या होना चाहिए। बराबर, स्टेप नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टेप नंबर 2 में 2 मॉलिक्यूल यूज करने थे एसिटल्डिहाइड के, एक हम यूज कर चुके हैं जिसको हमने कार्बेनियन में कन्वर्ट कर दिया, दूसरे मॉलिक्यूल की बारी।
अब हमारे पास में दूसरा मॉलिक्यूल CH3, C ऐसा इधर लिख देता हूं मैं, ठीक है, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे लिख दिया H, ठीक है, CHO को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। और स्टेप नंबर 1 का जो प्रोडक्ट है हम उसको भी यूज करेंगे एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब हम सब जानते हैं कि न्यूक्लियोफाइल्स आर निगेटिवली चार्ज, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल्स आर निगेटिवली चार्ज। एक चीज इस स्ट्रक्चर में जो देखे तो वो ये है कि कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, तो ऑब्वियसली क्या हो रहा होगा, रेजोनेंस। क्या हो रहा होगा, रेजोनेंस। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव। कार्बन पे चार्ज क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। इस कार्बन पे चार्ज है नेगेटिव, इस पे चार्ज है पॉजिटिव, ये इस वाले कार्बन पे अटैक कर देगा और यहीं से सभी लोगों के आंसर बिगड़ जाते हैं। और इसीलिए मैं ये सजेस्ट करूंगा पर्सनली कि स्टेप नंबर 2 में जब आप इस तरह के एरो पुशिंग कर चुके हो तो आप नंबरिंग कर ले। नंबरिंग कैसे करेंगे, इस वाले कार्बन को नंबर 1 कर लीजिए, ये नंबर 2 हो जाएगा। निगेटिवली चार्ज जो आपका न्यूक्लियोफाइल था वो नंबर 3 हो गया और ये फंक्शनल ग्रुप हो गया है आपका नंबर 4। नंबरिंग पे ध्यान देना है और अब इसी नंबरिंग के ऑर्डर में आपको लिखते चलना है। देखिए आपने लिखा CH3, उसके बाद में C, ये O पे अभी निगेटिव चार्ज कंप्लीट आ चुका है, ये एक H नीचे था एज इट इज आपने लिख दिया। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल वाला जो पोर्शन है उसको मैं थोड़ा सा अलग इंक में लिख रहा हूं ताकि हमको समझने में आसानी हो जाए। तो ये आ जाएगा हमारे पास CH2 और ये बन गया CHO, ठीक है। मैं वापस आपको नंबरिंग याद दिला दूं, नंबर 1 का कार्बन, नंबर 1 का कार्बन, नंबर 2 वाला कार्बन जिसके पास ऑक्सीजन था, नंबर 2 वाला कार्बन जिसके पास ऑक्सीजन है, जिसको अब निगेटिवली चार्ज हो चुका है, नंबर 3 कार्बन जो कि पहले हमने पहले स्टेप में कार्बेनियन बनाया था बट अब उसका चार्ज न्यूट्रल हमने कर दिया क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव अब ये बैलेंस हो चुका है। नंबर 4 का जो है हमारा ये स्टेप नंबर 1 वाला जो हमारा अल्डिहाइड था वही हमारा फंक्शनल ग्रुप फॉर्माइल ग्रुप कैरी हुआ। समझ में आ गई बात। तो अब इसका नाम क्या होना चाहिए, तो हम ये कहेंगे स्टेप नंबर 2 का नाम होना चाहिए न्यूक्लियोफिलिक अटैक, बराबर, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो हमारे पास है अब स्टेप नंबर 3, बड़ा आसान सा स्टेप है, स्टेप नंबर 3। इसका नाम तो आप बहुत जल्दी बता दोगे। स्टेप नंबर 2 का जो प्रोडक्ट होगा वही हमारा स्टेप नंबर 3 का रिएक्टेंट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे है हमारे पास CH3, CO माइनस, यहाँ पे H, माइनस को थोड़ा सा मैं ब्रैकेट में कर दूं, ये आ जाएगा CH2 और CHO। क्लियर हो रही बात है, ठीक है। अब यहां हम एक अटैक करेंगे प्रोटॉन का। किसका अटैक करना है हमको, प्रोटॉन का। H प्लस को हम प्रोटॉन कहते हैं। इन्हीं केसेस ये प्रोटॉन कहां पे अटैक करेगा, एग्जैक्टली ये प्रोटॉन अटैक कर देगा निगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन पे। बोलिए कंपाउंड क्या बन जाएगा, कंपाउंड देखिए, कंपाउंड हमारा बन रहा है CH3, CO, ये H, ये CH2, ठीक है, ये CHO। बात समझ में आ रही है। और यहां इस ऑक्सीजन को हमने क्या किया है, प्रोटोनेट, OH। अब अगर आप इस कंपाउंड को देखते हैं तो इसमें आपको 2 तरह के फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से, एल्डिहाइड और दूसरा अल्कोहल। और इसीलिए इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं एल्डोल प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, एल्डोल प्रोडक्ट। अब दोनों में, एल्डिहाइड और अल्कोहल में, प्रायोरिटी एल्डिहाइड की ज्यादा होती है। फंक्शनल ग्रुप हमने पढ़े थे कि पॉलीफंक्शनल ग्रुप में किसकी प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करना है और क्या, इसके रूल्स मैं ऑलरेडी बेसिक के क्लास में आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक। अब प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, एल्डिहाइडिक की। इसलिए जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है या अल्कोहलिक ग्रुप है ये एज अ प्रीफिक्स यूज होगा। नंबरिंग हम एल्डिहाइड से करेंगे 1 2 3 4। 3 पे क्या अटैच है, तो हम कहेंगे हाइड्रोक्सी, तो ये हो गया 3 हाइड्रोक्सी। 4 कार्बनों के लिए क्या कहा जाएगा, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है एन, ई को ड्रॉप करेंगे और एल्डिहाइड के लिए क्या लिखेंगे, Al, बराबर। यहां तक मामला बढ़िया था, बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर याद रखें कि आपको सिर्फ OH माइनस को यूज करना है, हीट को नहीं, तो आप यहां पे भी प्रोडक्ट लाके रोक सकते हो,
क्योंकि जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है जिसको हमने कंडेंसेशन का प्रोडक्ट कहा था, कंडेंसेशन का मीनिंग होता है रिमूवल ऑफ वाटर, और वाटर को रिमूव करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? हीट की, जो कि क्या है? स्टेप 4। तो ऑप्शंस और क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे इस तरह के एल्डोल कंडेंसेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वक्त। अगर आपको क्वेश्चन में OH माइनस ही दिया है तो आपका करेक्ट ऑप्शन ये हाइड्रोक्सी तक एल्डोल बना के ही रोक दे। क्लियर? अगर ऐसे ऑप्शंस नहीं दिखते हैं और आपको आगे एक्सटेंड किया गया है तो बात अलग है। ठीक है, स्टेप 4 पे हम बढ़ जाएंगे। स्टेप 4 सिंपल सा स्टेप है। ठीक है, स्टेप 3 का नाम लिखना हम भूल गए, तो हम ये कहेंगे सिंपली कि ये क्या हुआ है? प्रोटोनेशन। ठीक है, और यहां पे स्टेप 4 को अभी हम थोड़ी देर बाद नाम डिसाइड कर लेंगे। स्टेप 4 में CH3OH CH2CHO, हमने इसे हीट किया, यहां से क्या रिमूव किया? H2O। ठीक, क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। देखिए, अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा। अल्फा से फंक्शनल ग्रुप तो बीटा से क्या जाएगा? हाइड्रोजन। अल्फा से फंक्शनल ग्रुप तो बीटा से क्या जाएगा? हाइड्रोजन। और यहां पे अब हमारा कंपाउंड बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH देखिए, दोनों को आप कोरिलेट करें। ये हमारा डायरेक्ट आंसर था, फाइनल सिंगल स्टेप में निकलने वाला आंसर, और ये 4 स्टेप के बाद में निकला है हमारा आंसर। और स्टेप नंबर 4 का हमारा हेडिंग हो जाएगा रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सिंपल सा है रिएक्शन का मैकेनिज्म। ठीक है, और इसमें एक ट्रिक भी है। ट्रिक जो है मैं आपको इसकी ट्रिक बाद में समझा दूंगा। फिलहाल आप इन स्टेप्स को स्टेप वाइज लिखने की कोशिश करें, ये कंप्लीट लिख लीजिए। अगर इसमें कोई भी डाउट हो आपको तो आप बिल्कुल आपके कमेंट्स के थ्रू मुझसे इसके डाउट्स क्लियर करवा लें। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन एक और एग्जांपल मैं अब आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूं। होमवर्क आपका ये याद रखें कि ये आपका होमवर्क होगा। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसको हमने यूज किया पहले बेस के साथ। ठीक है, उसके बाद हीट किया, इसके भी 2 मोल्स लगेंगे। ये भी याद रखना है कि सेम एल्डिहाइड और सेम कीटोन के मॉलिक्यूल के 2 मोल्स हमारे पास में होने चाहिए, और उसे बेस के साथ रिएक्ट करना है और बाद में हीट करना है। इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा ये आपको मुझे बताना है। इसको कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हमने एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ लिया है। अब जो है एल्डोल कंडेंसेशन और ट्रिक्स ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ लिया है। आज हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज हमारा जो हेडिंग है वो है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। सबसे पहले कुछ चीजों के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। समझते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कब होगा। तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होने के हमारे पास में 3 कंडीशंस है। जब एक एल्डिहाइड दूसरे किसी एल्डिहाइड के साथ में रिएक्ट करे, दोनों डिफरेंट होंगे, या फिर जब एक कीटोन दूसरे किसी कीटोन के साथ में रिएक्ट करे, ये दोनों भी डिफरेंट होंगे, या फिर जब एक एल्डिहाइड दूसरे किसी कीटोन मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करे इन प्रेजेंस ऑफ ए बेस, ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होगा। बट कंडीशन वंस अगेन यहाँ पे एक और यहाँ आपको याद रखनी है कि इन दोनों में से एट लीस्ट किसी एक के पास, एट लीस्ट एनी वन मस्ट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन एटम। बराबर, हम ये अल्फा हाइड्रोजन के बारे में डिटेल में बात कर चुके हैं हमारे इसके पहले वाले टॉपिक में, एल्डोल कंडेंसेशन और ट्रिक्स ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, अब हमें किसी एक के पास को भी अल्फा हाइड्रोजन एटम चाहिए, मिनिमम 2, हमारा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में अगर ये दो हमारे पास रिक्वायरमेंट जो है या जो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए और हम इसे किसी बेस के साथ अगर रिएक्ट कर दें, इसके साथ में रिएक्ट कर दें बेस के साथ, तो क्या होगा सर? हमें H2O रिमूव करना होगा और हम बना लेंगे यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या फिर कीटोन।
एक चीज जो है खास तौर पे याद रखना है कि क्रॉस एल्कोहल कंडेंसेशन में यूजुअली 4 प्रोडक्ट बनते हैं, 4 डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं, बराबर। अब ये 4 डिफरेंट प्रोडक्ट किस हिसाब से डिवाइड हो सकते हैं, तो हम कहते हैं कि 2 प्रोडक्ट जो होंगे वो सेल्फ कंडेंसेशन के होंगे, ठीक है, और 2 प्रोडक्ट जो होते हैं इसमें वो क्रॉस कंडेंसेशन के होंगे, ठीक है। आपने बायोलॉजी के अंदर भी कई बार पढ़ा होगा वो डाइहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, या फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो ये उसी तरह का क्रॉस है, ठीक है। सेल्फ कंडेंसेशन, क्रॉस कंडेंसेशन क्या होता है, एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिए कि आपके पास एक मॉलिक्यूल है जिसको आपने नाम दिया है A, दूसरा एक मॉलिक्यूल है जिसे आपने नाम दिया है B। तो टोटल 4 प्रोडक्ट किस हिसाब से बनेंगे, देखिए मैं अभी भी कह रहा हूं कि 4 प्रोडक्ट डिपेंड करता है कि आपके पास में अल्फा हाइड्रोजन कितने कितने मॉलिक्यूल के पास में है। अगर दोनों के पास में तो मिनिमम 4 तो बनेगा, ठीक है, और उसके बाद में भी अलग अलग कंडीशन है, उस पे मैं एक और सेपरेट आपको चार्ट बना दूंगा। फिलहाल आप ध्यान में रखें कि ये A और B की 4 प्रोडक्ट किस हिसाब से बनेंगे, तो पहला तो सेल्फ प्रोडक्ट बन जाएगा A का A के साथ, और इसी प्रकार सेल्फ कंडेंसेशन का एक और प्रोडक्ट बनेगा B का B के साथ, AA और BB ऐसे 2 प्रोडक्ट हमारे पास में बन जाएंगे, और ये दोनों जो प्रोडक्ट है वो सेल्फ कंडेंसेशन प्रोडक्ट होंगे। इसके बाद 2 प्रोडक्ट बनेंगे हमारे क्रॉस के, एक बनेगा AB और दूसरा बन जाएगा BA। नाउ द क्वेश्चन इज सर क्या AB और BA में फर्क है? मैं तो ये भी कहता हूं कि ये AA और BB में भी फर्क है, हर किसी में फर्क है, और ये फर्क क्या है ये आपको समझना है। एक ट्रिकी वे में थोड़ी सी बात कर लेंगे कि ये जो लास्ट में जो लिखा जाता है इसे कहा जाएगा, ये जो लास्ट में जो मॉलिक्यूल होगा वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। किसकी तरह एक्ट करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। और अगर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा तो इस कंपाउंड का ही फंक्शनल ग्रुप आपके फाइनल प्रोडक्ट में होगा। न्यूक्लियोफाइल का जो फंक्शनल ग्रुप होगा वही आपके कंपाउंड का फाइनल प्रोडक्ट का फंक्शनल ग्रुप भी होगा, ठीक है। अगर न्यूक्लियोफाइल एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होगा, अगर न्यूक्लियोफाइल कीटोन है तो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होगा। अभी फिलहाल हमें इसमें इस बात पर बहस नहीं करना है कि एल्डिहाइड ये ज्यादा रिएक्टिव है या कीटोन ज्यादा रिएक्टिव है, एल्डिहाइड ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है या कीटोन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। इस पे हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सारी ट्रिक्स को जमा करेंगे। फिलहाल हम कुछ चीजों को समझना है। तो जो लास्ट में लिखा जाता है वो आपका न्यूक्लियोफाइल होगा। ट्रिक्स के बेसिस पे बात कर लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ और इस एग्जांपल को आपने जो इसके पहले ट्रिक्स पढ़ी है उसके साथ में कोरिलेट करते चलना है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया CH3 C डबल बॉन्ड OH, बेसिकली हमने एसिटल्डिहाइड लिया है, एसिटल्डिहाइड, और अब हम इसे रिएक्ट करने वाले हैं किसके साथ? तो एसीटोन के साथ हम इसे रिएक्ट कर लेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इन प्रेजेंस ऑफ बेस ये अगर रिएक्ट होंगे तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे, कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, उनका क्या IUPAC नेम होगा, ये सब कुछ हमें बताना है। और यही बेसिकली नीट और जेईई में पूछा भी जाता है। देखिए एसिटल्डिहाइड हमने लिया है और एसिटल्डिहाइड को हम रिएक्ट करने वाले हैं किसके साथ? एसीटोन के साथ। थोड़ी देर के लिए हम इस ट्रिक के साथ में जाएंगे। वो ट्रिक क्या है कि पहला वाला मॉलिक्यूल आपका A हो गया तो दूसरा वाला मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा आपका B, ठीक है। अब आपको सबसे पहले A को A के साथ ही रिएक्ट करना है। अब A को A के साथ ही रिएक्ट अगर करना है, एक काम कीजिए आप थोड़ा सा वीडियो पॉज करके ये पहले लिख लीजिए ताकि मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि हमें A को A के साथ रिएक्ट करना है पहले ताकि हम सेल्फ कंडेंसेशन के प्रोडक्ट बना पाए। तो मैं यहाँ पे हेडिंग दे रहा हूं सेल्फ कंडेंसेशन प्रोडक्ट। सेल्फ कंडेंसेशन प्रोडक्ट कैसे बनाया जाता है, ठीक है। अब हमने कहा कि सबसे पहला A हमारा एसिटल्डिहाइड है, ट्रिक के हिसाब से हम लिखेंगे तो ट्रिक के हिसाब से हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और ये एक H प्लस CH3
लास्ट वीडियो या फिर लास्ट टॉपिक में हमने इसको देखा था CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये लिखने का तरीका हम इसके पहले बात कर चुके थे। बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ, यहाँ से ये H2O माइनस हो गया। अब ये माइनस होने के बाद जो बच गया वही हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा A सेल्फ प्रोडक्ट। तो देखिए फाइनली हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड OH। ये जो बाद में लिखा गया है आपका मॉलिक्यूल, वो किस तरह से एक्ट कर रहा था, तो हमने कहा न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा था। और जैसे कि मैंने इसके पहले कहा था कि न्यूक्लियोफाइल का फंक्शनल ग्रुप भी आपके फाइनल प्रोडक्ट का फंक्शनल ग्रुप होता है। आंसर हमारे पास नाम बताइए क्या हो जाएगा। 1 2 3 4 चार कार्बन है, चार कार्बन के लिए लिखते हैं ब्यूट। डबल बॉन्ड की लोकेशन बोलिए क्या है 2, और डबल बॉन्ड के लिए लिखेंगे हम ENE, लास्ट का 3 ड्रॉप होगा, एल्डिहाइड के लिए आ जाएगा 8। ठीक, B और B को रिएक्ट करते हैं। पहला प्रोडक्ट तो बन गया सेल्फ का, दूसरा प्रोडक्ट भी बनाते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। दोनों देखो सेम, बस इसको लिखने का तरीका हम इसलिए अलग कर रहे हैं ताकि हम आसानी से यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव कर सके। वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव करना है, जो बच जाए उसे लिख देना है CH3 C, उस पे क्या अटैच है CH3 डबल बॉन्ड आ गया है, उसके बाद CH C डबल बॉन्ड O CH3। 1 2 3 4 5 4 पे अटैच है मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट, पहले लिखे जाते हैं। IUPAC नॉमेनक्लेचर में कई बार पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो हमारे YouTube पे कई सारे वीडियोस मैंने इनको डाले हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर के, जरूर देखें तो आपको उसमें समझ में आएगा कि किस तरह से नेमिंग किया जाता है। 4 मिथाइल, 5 कार्बनों की चेन है, क्या लिखेंगे पेंट। नंबर 3 के पास डबल बॉन्ड है इन, नंबर 2 के पास कीटोन है, तो ये आ जाएगा आपका IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। जब A का A से सेल्फ प्रोडक्ट बनाया जाए और जब B का B से सेल्फ प्रोडक्ट बनाया जाए। आई होप आपको ये दोनों बनाते आ गए। अगर आपको ये दोनों बनाते आ गए हैं, मतलब आपको इसके बाद के दो भी बड़े आसानी से समझ में भी आएगा और बना भी आएगा। अब देखिए कि अब इसके बाद में हमको बनाने हैं क्रॉस के प्रोडक्ट, क्रॉस कंडेंसेशन के प्रोडक्ट हमें बनाने हैं। क्रॉस कंडेंसेशन के प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, क्रॉस कंडेंसेशन समझते हैं। क्रॉस कंडेंसेशन का पहला प्रोडक्ट और हमारे लाइनअप में तीसरा प्रोडक्ट A और B, पहला A भी बनाएंगे तो पहले A को लिखेंगे CH3 C डबल बॉन्ड OH। दूसरा प्रोडक्ट दूसरा जो रिएक्टेंट होगा वो होगा हमारा एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। बेस के प्रेजेंस में सारी रिएक्शन हो रही है, हमें पता है H2O को निकाल देना है, जो बच जाए यही हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। देखिए फाइनल प्रोडक्ट कैसे बन जाएगा, CH3 पहला वाला CH3 हमने लिख दिया, उसके बाद देखिए क्या आ जाएगा CH डबल बॉन्ड, ठीक है। अब क्या आ जाएगा CH C डबल बॉन्ड O CH3। समझ में आ रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 5 कार्बन पेंट, डबल बॉन्ड के लिए 3 लोकेशन है 3, डबल बॉन्ड के लिए लिखा जाएगा EN, उसके बाद 2 O। लास्ट और फाइनल प्रोडक्ट है तो हमारे पास में क्रॉस का, जो कि होगा BA, मतलब अब B पहले लिखा जाएगा और A बाद में, मतलब कि A अब आपका न्यूक्लियोफाइल बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब फाइनल प्रोडक्ट में आपका आंसर जो है फंक्शनल ग्रुप का वो क्या होगा, एल्डिहाइड। इसमें से वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव किया, जो बच गया उसे लिख दिया CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। नंबर 1 2 3 4, 3 पे क्या अटैच है, हमने कहा कि 3 पे मिथाइल अटैच है, कंपाउंड का नाम होगा 3 मिथाइल, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। डबल बॉन्ड की लोकेशन बोलिए वो आ जाएगा आपका 2 in I। आई होप
आपको ये चीजें समझ में आई कि क्रॉस कंडेंसेशन कैसे होता है। इसकी अभी बहुत सारी डिटेल और बहुत सारे एग्जांपल करना बाकी है, और भी चीजें आपके लिए आती रहेगी, पर फिलहाल आप इन चीजों को नोट कर लीजिए और कुछ भी डाउट अगर है तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जितनी बातें की थी एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में, हमने कुछ प्रोडक्ट भी बनाए क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में, जिसमें हमने एक एग्जांपल लिया था एल्डिहाइड का। थोड़ी देर पहले ही हमने इस एग्जांपल को कंप्लीट किया था, जब एक एल्डिहाइड को कीटोन के साथ में रिएक्ट किया जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ ए बेस, या अल्कली हम इसको कह सकते हैं डाइल्यूटेड अल्कली। ठीक है, तो हमें दो प्रोडक्ट मिल रहे थे सेल्फ कंडेंसेशन के, दो प्रोडक्ट हमें मिल रहे थे क्रॉस कंडेंसेशन के। ठीक है, दो सेल्फ के दो क्रॉस के, इनके आईयूपीएसी नेम क्या होते हैं, थोड़ी देर पहले ही हमने इसको कंप्लीट कर दिया है। अब कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कि आईआईटी जेईई में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस और नीट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बेसिस पे अगर हम बात करें तो इसमें हमें ये पूछा जाता है बेसिकली कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर बना है। ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट मेजर बना है, कौन सा माइनर है, या इनको इनके प्रोडक्टिविटी के हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। जो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बना है उसे आपको सबसे पहले लिखना है, जो सबसे कम बना है उसे सबसे लास्ट में आपको लिखना है। तो ऐसे कंडीशंस में हमें ये पता होना चाहिए कि किसकी रिएक्टिविटी किस प्रकार होती है। ठीक है, तो समझते हैं। अभी देखिए कि मैंने शायद इसके पहले वाले वीडियो में आपको ये बताया था, जब भी हम रिएक्टिविटी की बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टिविटी, aldehydes are more reactive than ketones. Aldehydes are more reactive than ketones. अगर हम एसिडिक कैरेक्टर की बात करें, ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो एल्डिहाइड जो होते हैं, या अभी जो हमारा एग्जांपल है एसिडल्डिहाइड का, एसिडल्डिहाइड का एसिडिक कैरेक्टर एसीटोन से ज्यादा है। एसिडल्डिहाइड का एसिडिक कैरेक्टर एसीटोन से ज्यादा है। इसका मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन या प्रोटॉन जो है वो इजीली डोनेट हो जाएगा एज कंपेयर टू कीटोन। ठीक है, बट अगर हम न्यूक्लियोफिलिसिटी अगर देखें या न्यूक्लियोफाइल के बारे में अगर हम बात करें कि दोनों में से कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, तो जब हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या जीओसी पढ़ रहे थे तब हमने इसके बारे में बात की थी कि जिसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा अच्छा होता है वो पुअर न्यूक्लियोफाइल होता है। न्यूक्लियोफाइल और बेस को हमने कंपेयर किया था, शायद आपको याद हो। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी कंप्लीट करते हैं, बट एसिडिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी अपोजिट होते हैं। मोर द एसिडिक कैरेक्टर लेसर विल बी द न्यूक्लियोफिलिसिटी। मतलब हमारे पास में जवाब होगा कि CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH। अगर हम एल्डिहाइड का कार्बेनियन बनाते हैं, कार्बेनियन ऑफ एल्डिहाइड इज poor nucleophile as compared to carbanion of an ketone। ठीक है, अब अगर हम ये बात करें कि कार्बेनियन ऑफ कीटोन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, मतलब हमारा जवाब मिलेगा। वो कैसे मिल जाएगा कि सर हम ये कहेंगे कि जहां पे अल्डिहाइड एक्सेप्टर हो, इस पॉइंट को नोट करना है, जहां एल्डिहाइड एक्सेप्टर हो और कीटोन न्यूक्लियोफाइल हो। कीटोन क्या हो? न्यूक्लियोफाइल। इस पेयर में जो कंपाउंड बनने वाला है वो सबसे ज्यादा अमाउंट में बनेगा या फिर क्या होगा, मेजर बनेगा। ठीक है, अब देखिए कि ये जो कॉम्बिनेशन हमको चाहिए ये सेल्फ कंडेंसेशन में तो मिलना ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे दोनों अल्डिहाइड दोनों में बनोगे। हमें तो एक अल्डिहाइड चाहिए और वो कीटोन, और वो कहाँ मिलना, क्रॉस कंडेंसेशन में। तो क्रॉस कंडेंसेशन में ये पहला ही जो प्रोडक्ट हम बात कर रहे हैं, जिसमें कीटोन जो बाद में लिखा जाता है, कल हमने पढ़ा था, सॉरी कल में कहा, इससे पहले हमने पढ़ा था AA और BA। तो ये A हुआ और B हमारा न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। तो कीटोन जब न्यूक्लियोफाइल बनता है तो प्रोडक्ट मेजर बन जाता है। प्रोडक्ट को नंबरिंग कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा नंबर 1 प्रोडक्ट, नंबर 2 प्रोडक्ट, नंबर 3 प्रोडक्ट एंड नंबर 4 प्रोडक्ट। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि ये जो नंबर 3 पे है ये हमारा सबसे मेजर प्रोडक्ट है, क्योंकि कीटोन इसमें क्या है, न्यूक्लियोफाइल
5। ठीक है, अब हमें इसके बाद वाला ढूंढना है। इसके बाद वाला कौन सा होगा? 4 सेकंड या फर्स्ट, बराबर। इसके बाद में आ जाएगा फर्स्ट, इसके बाद में क्या आ जाएगा? फर्स्ट। इसके पीछे का भी रीजन मैं बता देता हूँ। अब आप कहेंगे कि सर फर्स्ट में तो दोनों एल्डिहाइड, और हमने तो कहा कि कीटोन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, बट कहीं ना कहीं आपको ध्यान देना है किस बात पे? कि रिएक्टिविटी पे। एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी भी अच्छी होती है जब एक ही एल्डिहाइड एक्सेप्टर हो, दूसरा एल्डिहाइड न्यूक्लियोफाइल हो। तो जो एक्सेप्टर वाला है उसकी तो रिएक्टिविटी ज्यादा अच्छी है, इस कारण से अब यहाँ पे नंबर 1 प्रोडक्ट आ जाएगा हमारा दूसरा मेजर प्रोडक्ट। इसके बाद अगर हम चले तो अब है हमारे पास कीटोन और एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड यहाँ पे क्या बन चुके हैं? तो हम कहेंगे कि सर यहाँ पे एल्डिहाइड क्या बन चुके हैं? तो एल्डिहाइड न्यूक्लियोफाइल बन चुका है। एल्डिहाइड एज ए न्यूक्लियोफाइल बहुत पुअर रिएक्टिव करता है, बहुत पुअर रिएक्शन शो करता है। मतलब फोर्थ वाला जो है वो हमारा सबसे लास्ट प्रोडक्ट होगा। इसके बाद जो है वो नंबर लग जाएगा सेकंड का, और सबसे लास्ट में जो नंबर लग जाएगा वो किसका लगेगा? फोर्थ का। मतलब हमारे प्रोडक्ट का जो मेजर से माइनर की तरफ ऑर्डर है वो है 3। ये थर्ड जो प्रोडक्ट है जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन, कीटोन एज अ न्यूक्लियोफाइल, हम न्यूक्लियोफाइल पर बात करेंगे, कीटोन एज अ न्यूक्लियोफाइल है, वो सबसे ज्यादा मेजर प्रोडक्ट होगा क्रॉस कंडेंसेशन में। और यही सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में आपको याद रखनी है। यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ट्रिक्स ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन एंड ट्रिक्स ऑफ क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कंप्लीट हुआ। अब सिर्फ हमें एक ही पॉइंट पढ़ना है और वो है इंट्रामोलेक्युलर एल्डोल कंडेंसेशन। इंट्रामोलेक्युलर एल्डोल कंडेंसेशन हम आगे बढ़ेंगे, पहले इन चीजों को आप वीडियो को पॉज करते हुए लिख लीजिए, इसके बाद तुरंत हम इंट्रामोलेक्युलर एल्डोल कंडेंसेशन की तरफ बढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, हम बढ़ रहे हैं हमारे लास्ट टॉपिक की ओर। एल्डोल कंडेंसेशन हमारा लास्ट टॉपिक है, इंट्रामोलेक्युलर एल्डोल कंडेंसेशन। यहाँ कॉन्सेप्ट वही लगाने हैं जो कि हमने एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में पढ़े थे। मतलब कि कार्बोनिल जो होता है Cl नॉट, उससे एक को ऑक्सीजन और बाजू वाले से हमको क्या निकाल लेना है? 2 हाइड्रोजन, बराबर। H2O के मॉलिक्यूल को निकाल लेंगे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या फिर कीटोन बना लेंगे। इसमें कुछ चीजें मैंने लिख रखी हैं। जब एक डायल्डिहाइड, एक कीटोन और एक डायकीटोन रिएक्ट करेगा बेस के साथ 5 और 6 मेंबर साइक्लिक रिंग बना के देगा। तो रिएक्शन को शुरुआत करने के लिए हमारे पास बेसिकली होने चाहिए 2 एल्डिहाइड, 2 कीटोन या फिर एक एल्डिहाइड और एक कीटोन। ठीक है, जब भी हम एक कीटोन और एक एल्डिहाइड को रिएक्ट करेंगे तो याद रखें कि कीटोन हमेशा न्यूक्लियोफाइल बनेगा। या भी थोड़ी देर पहले हमने समझ लिया था क्रॉस एल्डोल के केस में, जब हम एक एल्डिहाइड और कीटोन को रिएक्ट कर रहे होंगे तो ये अगर एल्डिहाइड और कीटोन अगर है तो कीटोन ही न्यूक्लियोफाइल बनेगा। न्यूक्लियोफाइल उसे कहते हैं जिससे हाइड्रोजन निकल जाएंगे। ठीक है, जिससे हाइड्रोजन निकल जाएंगे वो हमारा न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं किसी एक एग्जांपल के साथ। हम कैसे शुरुआत कर सकते हैं? एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कि हम ये एग्जांपल लेते हैं। कुछ ऐसा लगता है कि सभी को इसका IUPAC नेम बनाते आ जाएगा। ये एक डायकीटोन है, तो आप कीटोन यहाँ पे लिया है, नंबर यहाँ कर सकते हैं। नंबर यहाँ पे लिया, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 and 8। How many carbon atoms are there? So there are 8 carbon atoms. So 8 carbon atoms के करते हैं octa। ठीक है, 2 और 6 में क्या है? कीटोन प्रेजेंट है, 2 6 डाइओ। It is a kind of डायकीटोन। ठीक है, ये कहानी को समझ में आ गई। मतलब कि हम शुरुआत कर रहे हैं इस वाले एग्जांपल से। जब किसी डायकीटोन को किसके साथ क्या करना है? बेस के साथ। क्या हमें ये बना के देगा? तो ये बना के देगा साइक्लिक मेंबर की नहीं, 5 मेंबर की या फिर 6 मेंबर की। 7 मेंबर की भी कुछ केसेस में बनती है, बट 7 मेंबर के साथ रिंग की स्टेबिलिटीज के काफी इश्यूज होते हैं। हमने रिंग स्ट्रेंथ की जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ी थी, पेयर की रिंग स्ट्रेंथ थ्योरी। उसमें शायद मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा स्टेबल 6 मेंबर रिंग होती है, उससे कम स्टेबल 5 मेंबर रिंग होती है और उससे कम स्टेबल 7 मेंबर रिंग हो जाएगी। इसीलिए
चलिए हम अवॉइड करेंगे 7 मेंबर रिंग बनाना। लेकिन इसी एग्जांपल में मैं आपको 7 मेंबर रिंग का भी एग्जांपल समझा देता हूँ और वो किन नहीं बनती है वो भी हम समझेंगे। फिलहाल हमें रिएक्शन करना है एल्डोल, ठीक है। अब देखिए हमारे पास दो ऑलरेडी यहाँ पे अटैच है। ये अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप हम इसको ले लेते हैं तो उसके पड़ोस वाला कार्बन हमारा क्या कहलाता है, अल्फा, ठीक है। अब हमें रिमूव क्या करना होता है, अल्फा हाइड्रोजन रिमूव करने पड़ते हैं, कितने, 2 रिमूव करने पड़ते हैं। तो क्या हमारे इस अल्फा के पास 2 हाइड्रोजन है, तो देखिए जो डॉट अभी मैंने किया है वो एक कार्बन है, इसके 2 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, मतलब इसके पास 2 हाइड्रोजन एटम्स लगे हुए हैं। क्लियर हो गया बात? तो हम एक एक करके पहले इनको बनाते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक बेस थोड़ा सा स्लो चलेंगे। अब यहाँ 2 हाइड्रोजन ये पहला और ये दूसरा, ठीक है। बेस क्या करेगा, जब हम कहेंगे कि ये जो बेस है इस OH के साथ रिएक्ट होकर बाहर निकल रहा है, मतलब कि क्या बन रहा है, यहाँ से -H2O हो गया और उस कार्बन पे चार्ज क्या आ गया, कार्बन पे चार्ज आ गया है नेगेटिव, ठीक है। ये वाले जो कार्बन है इसमें चार्ज आ चुका है हमारा नेगेटिव, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं है, ये ऐसा मुझे लगता है। ये हम सब कुछ इसमें एल्कोहल का ट्रांजिशन और क्रॉस एल्कोहल का ट्रांजिशन में पढ़ा। अब ये निगेटिव चार्ज जो पार्टिकल है वो कहाँ पे अप्रोच करेगा, तो हम कहते हैं सर ये कार्बोनिल कार्बन पे अप्रोच करेगा। जैसे ही ये कार्बोनिल कार्बन पे अप्रोच करेगा ये बाइंडिंग ऑक्सीजन में शिफ्ट हो जाएगा। ये हम ऑलरेडी मतलब कि बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पे होती हुई दिखाई देगी। अब रिंग देखिए हमारे कैसे बन जाएगी, तो फाइनली हमारे पास में एक अनस्टेबल सा बट रिंग हमको बदलाता दिखाएगा। मैं पर्पसफुली इस मीथेन को ऊपर ले रहा हूँ और इस ऑक्सीजन को इस तरह से मैं नीचे ले रहा हूँ, ताकि हमारा पर्पस जो है आने वाले समय में सॉल्व हो जाए और हम उसको आसानी से समझ पाएं, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन था वो एक्चुअली यहाँ पर हमको जोड़ देना है, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार के काम करता हूँ मैं, ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो इसलिए जैसा है पहला वैसा ही लिखना, फिर हम इसको जोड़ देंगे। और ये आ गया है यहाँ पे, देखिए क्या ये बॉन्ड समझ में आ रहा है, ठीक है। अब अगर आप इसको नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 और ये क्या है 5, मतलब कि हम कितने मेंबर की रिंग बनाने वाले हैं, 5 मेंबर की रिंग बनाने वाले हैं। इस मेंबर की हमारे पास 3, तो चलिए इसको 5 मेंबर रिंग में पहले तो हम कन्वर्ट करते हैं। तो इसे 5 मेंबर रिंग में हम कन्वर्ट कर देते हैं ताकि एग्जाम्पल हमें समझने में आसानी हो जाए, ज़्यादा हमारे डिफिकल्टीज में बाकी ना आए, ठीक है। यह आ जाएगा हमारे पास में, देखिए 1 2 3 4 5। हम पहले नंबरिंग कर लेंगे ताकि कंफ्यूजन हमारे को कम हो। 1 हमने किसको किया था, तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा कि सर 1 हमने किया था जिसे उसके पास में एक मिथाइल ग्रुप अटैच था और एक ऑक्सीजन जिसमें नेगेटिव चार्ज अटैच था। 5 हमने किसे किया था, तो 5 हमने ऐसे कार्बन को किया था जिसके पड़ोस वाले पे एक कार्बोनिल ग्रुप अटैच था और एक मिथाइल उसके पड़ोस में अटैच था। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर कन्वर्जन समझ में आ गया है। अगर आप नंबर याद रखेंगे तो कन्वर्जन बड़े आसान हो जाएगा। 5 मेंबर टेक करके, ठीक। इसके बाद क्या होगा, तो हम कहेंगे इसका तो प्रोटोनेशन होगा। प्रोटोनेशन हुआ कुछ इस प्रकार, ठीक है। एक और प्रोडक्ट अब हमारे पास में बनते तैयार है। ये 5 मेंबर टेक को अब आपको पकड़ के चलना है। यहाँ मैं अटैच कर दिया था मिथाइल, ठीक है। यहाँ अटैच हो गया है ये OH, कुछ इस प्रकार के रिंग बढ़ती जा रही है। अब जो है ये फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाला जो कार्बन आप देख रहे हैं इसके बॉन्ड आपको 3 दिखाई दे रहा है, मतलब अभी भी इसके पास एक हाइड्रोजन बाकी, ठीक है। अब ये जो एक हाइड्रोजन बाकी है आप
सॉरी जब दो एल्डिहाइड एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट हो, जब दो कीटोन एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट हो, जब एक ही कंपाउंड में निकल गया और एक कीटोन प्रेजेंट हो। हमने डाइकीटोन का एग्जांपल लिया था, हमने स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को एक्सप्लेन करवाया है। और इसका नाम अगर हम डिसाइड करते हैं तो देखिए ये हमारा अल्फा हो जाता, ये हमारा बीटा हो जाता, इसे हम अल्फा बीटा साइक्लिक कीटोन का नाम दे देते हैं, बट आईयूपीएसी सिस्टम में इसका नाम कर लेंगे। तो ये पूरे ग्रुप को जो है हम एसिड कहते हैं। तो ये हो गया 1 एसिड, कॉमा 2 पे देखिए क्या अटैच है, मिथाइल, साइक्लिक कंपाउंड है, देखिए साइक्लो 5 नंबर लिखेंगे, पेंट, डबल बॉन्ड की लोकेशन बता देंगे हम क्या लेंगे, तो साइक्लिक पेंट 1 इन। आई होप आपको ये इसका नाम भी समझ में आया और ये पूरा रिएक्शन भी समझ में आ चुका है। यहाँ हमारा एल्डोल कंडेंसेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ये एक इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन का एग्जांपल, ठीक है। कुछ चीजें जो कि मैं 7 पेपर डी की मैंने बात की थी, वैसे ही आपको समझा दूंगा। 7 पेपर डी में जो है आप ये एक छठे कार्बन अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो ये भी अल्फा हुआ और ये जो सातवां कार्बन है ये भी अल्फा हुआ। इसको थोड़ा सा मैं अल्फा डैश करूंगा। अब आपके लिए एक वर्क में ये देता हूं कि अल्फा डैश से आप दो हाइड्रोजन को रिमूव कीजिए और ये सेकंड नंबर के कार्बन को आप जोड़ दीजिए। ऐसे करने में देखिए आपकी रिंग कितने मेंबर की बन जाएगी। यहां से नंबरिंग करना पड़ेगा। अब आप मैं नंबर तो ले ले रहा हूं, आप ध्यान रखिए 1 2 3 4 5 6 एंड हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर 7 7 मेंबर की रिंग बनेगी। और जब 7 मेंबर की रिंग बनेगी तो अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, ये ज्यादा स्टेबल नहीं हो पाएगा। बट 6 मेंबर की रिंग कैसी होती है, स्टेबल। एंड दैट्स व्हाई हमने इस अल्फा डैश से हाइड्रोजन से रिमूव नहीं किए, हमने इस अल्फा से ही हाइड्रोजन रिमूव किए ताकि हम 5 मेंबर या 6 मेंबर की रिंग बना पाए, बिकॉज़ इनकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। अगर आपको इस पूरे टॉपिक को समझने में किसी भी तरह का कोई डाउट जा रहा है तो प्लीज आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और आपके कमेंट्स को हम और जवाब देंगे ताकि आपकी डिफिकल्टी सॉल्व हो जाए। ये जो टॉपिक है ये खास तौर पे जनरल इंग्लिश और एडवांस में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस इसमें आते हैं, ठीक है। इस पे के कुछ